हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेस्पायर क्लासेस। दिस इज योर फैसल सर। तो बेटे, हम जो सेमीकंडक्टर के लेक्चर सीरीज चला रहे हैं, इसमें से हमने दो लेक्चर्स को कवर किया हुआ है, जिसमें हमने पहले लेक्चर में स्टडी किया है व्हाट्स एनर्जी बैंड थ्योरी, एंड इन द सेकंड लेक्चर हमने डिस्कस किया कि एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किस तरह का होता है और उसमें किस तरह की प्रॉपर्टीज होती है। राइट बेटा, तो आज जो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, दैट्स गोइंग टू बी आवर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आज के लेक्चर में हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दोनों टाइप्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर एज वेल एज पी टाइप सेमीकंडक्टर कवर करने जा रहे हैं। तो करते हैं स्टार्ट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। दैट्स गोइंग टू बी आवर टाइटल, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बेटे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। अगर हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर था, एक प्योर सेमीकंडक्टर जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते थे, और जो एक ही टाइप ऑफ एटम से बना हुआ था, तो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ रही है। राइट, सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई डू वी इवन नीड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पहले इस पे डिस्कस करेंगे छोटी सी बहस। तो बेटे, जो देखा गया, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर था, जिसको हमने नाम दिया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, तो इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या था, इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम थी, मच लेस। इसके पास जो कंडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी, और कंडक्टिविटी बहुत कम होने का मतलब क्या है, अगर आपको याद है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स थे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स थे, वो टेम्परेचर की वजह से जनरेट होते थे। टेम्परेचर की वजह से यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट होते थे, और वो अपने साथ साथ होल्स को जनरेट करते थे, और वही हमारी बन जाती थी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। राइट बेटा, तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या इसके साथ जो पीछे नंबर ऑफ होल्स छोड़ते थे, ये बहुत ही कम होते थे इन नंबर। दे वर वेरी वेरी लेस इन नंबर, और इसके साथ जो हमारी इसकी कंडक्टिविटी बन जाती थी, तो ये किसी एप्लीकेशन के काम नहीं आ पाता था। यानी कि सेमीकंडक्टर्स की कोई एप्लीकेशन है ना, ये किसी सर्किट में लगाना है, किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसको यूज करना है, तो इतनी कम कंडक्टिविटी की वजह से हम इसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज नहीं कर पाते थे। इस वजह से हमने चाहा कि क्या हम सेमीकंडक्टर को सेमीकंडक्टर ही रहने दे, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी को किसी तरह से इंक्रीज करवाएं। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर ही रहना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी जो सेमीकंडक्टिविटी की है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, बट इसकी कंडक्टिविटी कम से कम इतनी होनी चाहिए कि हम इसको यूज कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज करवाएं। राइट बेटा, तो चलते हैं आगे। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक तरीका ढूंढा, और उस तरीके का नाम हमने रखा डोपिंग। उस प्रोसेस का नाम हमने रखा डोपिंग। और क्या होता है डोपिंग, आपने पढ़ा हुआ भी होगा और यहां भी सीखोगे। डोपिंग होता है व्हेन वी ऐड इंप्यूरिटी एटम्स। प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम इंप्यूरिटी एटम्स को ऐड करेंगे, किस गर्ज के हिसाब से, किस पर्पस के लिए, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। जब हम एक प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में इंप्यूरिटी एटम्स को ऐड करेंगे इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। और बेटा, ये जो इंप्यूरिटी एटम्स होते हैं ना, इन इंप्यूरिटी एटम्स को हम क्या कहते हैं, इन इंप्यूरिटी एटम्स को कहा जाता है डोपेंट्स। और जिस सेमीकंडक्टर में डोपिंग की गई हो, उस सेमीकंडक्टर को क्या कहा जाता है, या तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या कहेंगे हम इट्स द डोप्ड सेमीकंडक्टर, यानी कि ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें हमने इंप्यूरिटी एटम्स को ऐड किया हुआ है। अभी तक हमारे पास इंट्रिंसिक में या तो सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर हुआ करता था, सिलिकॉन का क्रिस्टल, या तो जर्मेनियम का क्रिस्टल हुआ करता था। अब हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होगा उसमें सिलिकॉन के एटम्स होंगे ही होंगे, बिकॉज इट्स अ सेमीकंडक्टर, बट एट द सेम टाइम उसमें कुछ इंप्यूरिटी एटम्स भी ऐड हुए होंगे। ठीक है, किस गर्ज के लिए, ओनली टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। तो बेटे, ये जो डोपेंट एटम्स है ना, ध्यान से देखना, ये जो डोपेंट एटम्स है ना, ये हम हर कोई एटम ऐड नहीं कर सकते। इट्स नॉट दैट कि हम कोई भी इंप्यूरिटी ऐड कर सकते, नहीं। सबसे पहला गर्ज जो हमारा है ना, पहली शर्त जो इसकी है, पहली शर्त ये है कि सेमीकंडक्टर का जो अपना स्ट्रक्चर है, जो प्योर सेमीकंडक्टर का अपना स्ट्रक्चर है, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि ये अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करना चाहिए, ये सेमीकंडक्टर ही रहना चाहिए। राइट, जो मैंने पहले भी ये बात बोली हुई है। नंबर सेकंड चीज जो है, इसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो डोपेंट एटम्स हैं, जो इंप्यूरिटी एटम्स हैं,
इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो साइज है वो नियर अबाउट किसके बराबर होना चाहिए? इनका साइज सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के एटम के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि जब ये लेटेस्ट स्ट्रक्चर में ये आराम से उसको रिप्लेस कर पाए और लेटेस्ट स्ट्रक्चर में कोई भी खराबी ना करे, ऐसा ना हो कि हम सेमीकंडक्टर को ही गंवा बैठे। तो इसके जो डोपेंट एटम्स के है ना, इनका जो साइज है वो नियर अबाउट सेमीकंडक्टर के साइज के बराबर ही होना चाहिए, जो भी सेमीकंडक्टर हमारे पास होगा। तो हमने पढ़ा हुआ है जो सेमीकंडक्टर है वो कार्बन फैमिली से आए हुए हैं, वो कार्बन फैमिली से आए हुए हैं, और कार्बन फैमिली में यहाँ पे कार्बन था, फिर सिलिकॉन था, फिर जर्मेनियम था, फिर और भी एटम्स थे, लेकिन ये जो हमारे पास दो थे ये थे हमारे सेमीकंडक्टर्स। अगर हम डोपेंट इंप्योरिटी का साइज इसके साइज के बराबर रखना चाहते हैं या इससे बहुत क्लोज रखना चाहते हैं, तो हम एक ग्रुप आगे से शिफ्ट कर सकते हैं और एक ग्रुप पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो थी ना, ये टेट्रावैलेंट थे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गया तो ये बन गए पेंटावैलेंट, ये बन गए पेंटावैलेंट। एक इलेक्ट्रॉन इससे छूट गया तो ये बन गए ट्राइवैलेंट। तो ऐसे इंप्योरिटी एटम्स कर सकते हैं हम ऐड, या तो वो पेंटावैलेंट होनी चाहिए या तो वो ट्राइवैलेंट होनी चाहिए, ताकि वो इन सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल्स में सिलिकॉन और जर्मेनियम के एटम्स को आराम से रिप्लेस कर पाए और क्रिस्टल में स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज ना आने दे। तो ट्राइवैलेंट एटम्स कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, पेंटावैलेंट एटम्स, जैसे कि फास्फोरस, जैसे कि फास्फोरस, और यहां पर हम एग्जांपल देंगे एल्युमिनियम की, ठीक है ना, आर्सेनिक वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारे एटम्स हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। और ये जो इंप्योरिटीज है या तो वो ट्राइवैलेंट हो सकती है, या तो वो ट्राइवैलेंट हो सकती है, या तो वो पेंटावैलेंट हो सकती है। जो हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी ऐड करेंगे, इट कैन बी आइदर अ ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी और इट कैन बी अ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। और इसकी वजह से देखते हैं हम किस तरह के सेमीकंडक्टर्स वजूद में आते हैं और उनकी कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो जाती है, आखिर ऐसा क्या हो जाता है, राइट। तो यहां पर आप इतना फोकस करके रखिए कि जो हम डोपिंग करेंगे, डोपिंग की प्रोसेस कैसी है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम उसकी डोपिंग करेंगे और डोपेंट एटम्स, इंप्योरिटी एटम्स ऐड करेंगे, ऐसी कंसंट्रेशन में ऐड करेंगे कि वो पूरे सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के सारे एटम्स को रिप्लेस ना करे, बहुत कम एटम्स को रिप्लेस करे। एट द सेम टाइम रिप्लेसमेंट अच्छे से हो जाए, तो उनका साइज इसके बराबर होना चाहिए। तो इस वजह से डोपेंट एटम्स या तो ट्राइवैलेंट होंगे या तो पेंटावैलेंट होंगे। चलते हैं बेटा आगे। तो बेटा जो सबसे पहला टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हमारे पास बन जाता है उसको हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। डोपिंग करने की वजह से जो हमें पहला टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ना है उसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स है, एक को कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक को कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे है, मैंने बोला देखिए डोपिंग करनी है तो डोपिंग एक प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की करनी है। तो हमारे पास कोई प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होगा, सपोज सिलिकॉन का होगा प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, उसको जब ऐड की जाएगी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, जब एक प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को ऐड किया जाएगा एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से, तो वहां से जो सेमीकंडक्टर बन के आएगा उसको हम नाम देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों एन टाइप देते हैं ये भी हम इसी लेक्चर में सीखेंगे। तो बेटे ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। हमारे पास सबसे पहले है प्योर सेमीकंडक्टर। तो हमें पता है प्योर सेमीकंडक्टर अगर हम सिलिकॉन का ले रहे हैं तो सिलिकॉन और सिलिकॉन एटम्स के बीच क्या है, कोवैलेंट बॉन्डिंग है, जो हमने पहले ही प्योर सेमीकंडक्टर के केस में पढ़ा हुआ है। तो यहां से सिलिकॉन, यहां से एक और सिलिकॉन एटम, यहां से एक और सिलिकॉन एटम, और इन्होंने आपस में भी बॉन्ड बनाया हुआ है, इन्होंने आपस में भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, यहां से और 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ। और इस तरह से होता है स्ट्रक्चर एक प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स पाए जाएंगे। और इस वक्त हम कौन सा ले रहे हैं, इस वक्त हम सिलिकॉन का क्रिस्टल ले रहे हैं। प्योर सेमीकंडक्टर के केस में इस टाइम हम सिलिकॉन का क्रिस्टल ले रहे हैं। अब बेटे जब हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होता था तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनते थे। वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स लेकिन बनते थे टेम्परेचर की वजह से, ठीक है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स बनेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स सबसे पहले जनरेट होंगे किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। उनकी तादाद, उनकी क्वांटिटी, उनका नंबर इतना कम होगा,
इतना कम होगा कि उसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम रहती है। इस वजह से हमें इंप्योरिटी एटम्स ऐड करने हैं। अरे बेटा इंप्योरिटी एटम्स पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, तो पेंटावैलेंट में हम चलो करते हैं फास्फोरस इसको ऐड। चलो इसको फास्फोरस ऐड करते हैं P15। फास्फोरस जब हम ऐड करेंगे तो फास्फोरस है पेंटावैलेंट। फास्फोरस आएगा और सिलिकॉन के एक एटम को रिप्लेस करेगा। चलिए मानते हैं इस एटम को रिप्लेस किया फास्फोरस ने। जब इस एटम को रिप्लेस किया तो यहां की जगह सिलिकॉन की जगह कौन लेगा? अब यहां पे सिलिकॉन की जगह लेगा फास्फोरस। अब ध्यान से देखिए, इससे पहले जब सिलिकॉन था तो उसने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का, एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का, यहां से एक और इलेक्ट्रॉन, यहां से एक और इलेक्ट्रॉन्स और यहां से और इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए थे, तो इन्होंने बनाए थे कोवलेंट बॉन्ड्स। अब जब फास्फोरस आ गया तो फास्फोरस के पास P15, फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है 15 है, तो ये है पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट होने की वजह से इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसके वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स। अरे बेटा ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में और एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में। क्या एक इलेक्ट्रॉन बच नहीं जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन बच नहीं जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे बच जाएगा जो कि बॉन्डिंग में शेयर नहीं कर पाता है। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी फास्फोरस ने सिलिकॉन को रिप्लेस किया, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 4 सिलिकॉन नेबरिंग एटम्स के साथ बॉन्ड्स बनाए, बचा इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये है पेंटावैलेंट। अब उस इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? पहले हम उस इलेक्ट्रॉन को नाम देंगे। बेटे ध्यान से देखना, गुम नहीं जाना यहां पे। ये जो इलेक्ट्रॉन इसका बच गया ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन? क्योंकि ये अभी भी फास्फोरस के वैलेंस शेल में मौजूद है। राइट? इट्स इनसाइड द फास्फोरस बट इट्स नॉट कनेक्टेड विद एनी अदर एटम, इट्स नॉट शेयर्ड विद एनी अदर एटम। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम इसको नाम देंगे, ये है अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यानी कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो किसी भी बॉन्ड में प्रेजेंट नहीं है, एट द सेम टाइम फ्री भी नहीं है। एट द सेम टाइम फ्री भी नहीं है। ध्यान से देखना बेटा, अब हम क्या करेंगे? देखिए यहां पे आता है इसमें मजा। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जब हम इसको थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, एक रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे इस तरह के सेमीकंडक्टर को, तो बेटे इस अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को चाहिए सिर्फ 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स अगर सिलिकॉन का है, और अगर जर्मेनियम का क्रिस्टल है तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स चाहिए। क्या होने के लिए? इतनी सी एनर्जी एक्वायर करेगा ये, क्या होने के लिए? एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के लिए। ये जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है रूम टेम्परेचर पे ले आने के बाद इसको खाली 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स चाहिए फ्री होने के लिए। तो बेटे ये तो इतनी कम एनर्जी है कि हमारे पास डेल्टा Eg जो होता था, डेल्टा Eg सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और डेल्टा Eg हमारे पास जो जर्मेनियम के केस में होता था वो होता था 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यानी कि इतनी एनर्जी सिलिकॉन और जर्मेनियम के एटम्स को चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए फ्री होने के लिए। लेकिन यहां तो ये बहुत कम एनर्जी है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, या चाहिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। वी कैन से कि जब ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगा। इसको कुछ एनर्जी चाहिए नहीं, बहुत ही कम एनर्जी चाहिए इसको फ्री होने के लिए। तो जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो ये जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। किस टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे पास अभी तक अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था। अब बेटा जब फास्फोरस ये इलेक्ट्रॉन निकल के फ्री हो गया, फास्फोरस ने इस इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो फास्फोरस पे कौन सा चार्ज चढ़ेगा? पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। तो इस फास्फोरस पे चढ़ेगा उस टाइम चार्ज पॉजिटिव। गुम नहीं जाना इस फिगर में। रूम टेम्परेचर पे फास्फोरस ने इस अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लूज किया, एंड एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से फास्फोरस पे क्या चार्ज चढ़ गया? पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया। अब बेटा देखिए इतने ही बहुत सारे फास्फोरस एटम्स है इसमें। टेम्परेचर की वजह से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हमारे पास थे, लेकिन ये जो इंप्योरिटी हमने ऐड की, ये जो हमने इंप्योरिटी ऐड की, फास्फोरस की जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी हमने ऐड की, इसकी वजह से हमारे पास आगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पीछे होल को नहीं छोड़ रहे हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पीछे एक फास्फोरस आयन को छोड़ रहे हैं, पॉजिटिव फास्फोरस आयन को छोड़ रहे हैं।
राइट। तो रूम टेम्परेचर पे जब इसको ले जाएंगे, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो इंप्यूरिटी की वजह से आ गए हैं, ना कि टेम्परेचर की वजह से। तो नतीजा निकलेगा इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर्स बढ़ जाएंगे, टोटल चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाएंगे और इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, हम इसको और भी ब्रेक डाउन करेंगे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे, एट रूम टेम्परेचर, इसके पास जो चार्ज कैरियर्स हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो इसके पास हैं, वो जनरेट हुए होंगे किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से भी, और जनरेट हुए होंगे इंप्यूरिटी की वजह से, ठीक है ना बेटा? ध्यान से देखना, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गए इंप्यूरिटी ऐड करने की वजह से। अगर चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो गए तो इसका मतलब यह है कि इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। चलिए सबसे पहले इसके हम ब्लॉक डायग्राम को स्टडी करेंगे, और उससे पहले हम करेंगे इसकी एनर्जी बैंड डायग्राम को स्टडी। याद कीजिए एनर्जी बैंड डायग्राम, और इस एनर्जी बैंड डायग्राम में हम पूरा का पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे, हम पहले ऐसे बोलेंगे। हमारे पास एक लोअर बैंड होता था और इसके ऊपर वाला जो बैंड होता था उसको हम कंडक्शन बैंड कहते थे, नीचे वाले बैंड को हम वैलेंस बैंड कहते हैं। ये हमारा वैलेंस बैंड, ये हमारा कंडक्शन बैंड। याद करो, वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसमें होते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी। कंडक्शन बैंड में एनर्जी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। बेटे ध्यान से देखना, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अभी हमारे पास जो क्रिस्टल है वो सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो सिलिकॉन के क्रिस्टल में यहां से लेकर यहां तक जो एनर्जी बैंड गैप होती थी डेल्टा Eg, इट वाज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। डेल्टा Eg जो सिलिकॉन के केस में है दैट्स 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यानी कि अगर यहां से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कहां जाना है, फ्री होना है टेम्परेचर के हेल्प से, तो उसको 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी पहले एक्वायर करनी है, पहले एब्जॉर्ब करनी है, उसके बाद वो बॉन्ड से फ्री हो जाएगा और हो जाएगा फ्री बन जाएगा, तो उसकी एनर्जी लाई करेगी कंडक्शन बैंड में एंड इट विल बी एक्ट एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। पीछे किसको छोड़ जाएगा? पीछे होल को छोड़ जाएगा। तो बेटे जब हमने इसको किसी टेम्परेचर पे लिया, तो टेम्परेचर की वजह से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हुए होंगे। तो यहां पर चलो मैं दिखाता हूं, चलो 2 और 3 होल्स, और उन होल्स ने वो एक्चुअली 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। वो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हो गए उनकी वजह से पीछे होल्स छूट गए और यहां पर बाकी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स में फंसे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? लेकिन ये तो प्योर सेमीकंडक्टर था ना, लेकिन अब ये प्योर नहीं है ना, इसको हमने डाली हुई है इंप्यूरिटी। अब इंप्यूरिटी की वजह से क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। इंप्यूरिटी का जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो भी फ्री हो रहा है। अगर वो फ्री हो रहा है तो वो लाई करेगा कंडक्शन बैंड में। अगर वो फ्री हो रहा है वो लाई करेगा कंडक्शन बैंड में। लेकिन बेटा वो जब कंडक्शन बैंड में लाई करेगा, पीछे होल नहीं छोड़ रहा है ना, पीछे ये छोड़ रहा है फास्फोरस के पॉजिटिव आयन को, पीछे छोड़ रहा है फास्फोरस के पॉजिटिव आयन को। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहां लाई करेगा? कंडक्शन बैंड में। लेकिन यहां सारा खेल है, इधर देखो, यहां बोला गया है कि इसको कितनी एनर्जी चाहिए। अरे भैया इसको सिर्फ 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या चाहिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। क्या होने के लिए? अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से फ्री होने के लिए। ये बॉन्डेड नहीं है, फास्फोरस से छूटने के लिए, फ्री होने के लिए क्रिस्टल में इसको चाहिए खाली 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलिकॉन राइट नाउ, ओके बे। और यहां पर अब अगर आप देखोगे यहां से लेकर यहां तक 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो मुझे बताओ क्या इसकी एनर्जी लाई नहीं करेगी वेरी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड, ताकि वो जो एनर्जी बैंड गैप है वो सिर्फ होनी चाहिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की। और अगर वो एनर्जी बैंड गैप सिर्फ 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की है, तो मैं बोलूंगा ये जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ये लाई करेंगे यहां पर। ये जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ये लाई करेंगे इस लेवल पे, ठीक है ना। और इस लेवल का नाम हम देते हैं डोनर इंप्यूरिटी लेवल। क्यों नाम देते हैं अभी मैं नहीं बताऊंगा, होल्ड कीजिए।
ये इलेक्ट्रॉन्स लाई करेंगे इस लेवल में। जब इनको रूम टेम्परेचर पे लिए जाएंगे तो बहुत आसान है इनके लिए यहां से कहां जाने के लिए, यहां से निकल के ये जाएंगे किसमें, कंडक्शन बैंड में। तो नतीजा निकलेगा कंडक्शन बैंड में हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो इट्स क्लियर फ्रॉम दिस डायग्राम हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल से ज्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होल से काफी ज्यादा है। चलिए अगर यहां समझ नहीं आता है तो ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो चलते हैं देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम जब हम इसका ड्रॉ करेंगे, ये इसका था एनर्जी बैंड डायग्राम, ये एनर्जी बैंड डायग्राम, और ये इसकी बन जाएगी ब्लॉक डायग्राम। अब बेटे ब्लॉक डायग्राम में हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखना। ब्लॉक डायग्राम में हम दिखाएंगे सिर्फ चार्ज कैरियर्स या चार्ज, ओके, जो भी प्रेजेंट है इस क्रिस्टल में। सबसे पहले फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो फास्फोरस ने पीछे छोड़ दिया एक पॉजिटिव आयन। क्या छोड़ दिया, पॉजिटिव आयन। तो इसको हम ऐसे रिप्लेस, ऐसे प्रेजेंट दिखाएंगे, इसके पास है पॉजिटिव आयंस। जब हम इस क्रिस्टल को देखेंगे इसके पास है पॉजिटिव आयंस, दीज आर दोस पॉजिटिव आयंस। और बेटा ये जो पॉजिटिव आयंस है इन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया, क्योंकि इन्होंने क्रिस्टल को डोनेट किया, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्रिस्टल को डोनेट किया फ्री इलेक्ट्रॉन, इन्होंने क्रिस्टल को डोनेट किया फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो मैं फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन इस आयन के साथ अटैच है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस आयन से आया हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड इस आयन ने किया है, ठीक है। तो ये है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो डोनर इंप्यूरिटी की, जो इंप्यूरिटी की वजह से आए हैं। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो टेम्परेचर की वजह से जनरेट हो गए वो बहुत कम है, लेकिन वो भी हो गए ना इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स की शक्ल में। चले उनको दूसरे कलर से दिखाते हैं, वो बहुत कम है लेकिन वो भी हो गए ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। ओके बेटा, अब इस पूरे क्रिस्टल को देखिए, इस पूरे क्रिस्टल में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आयंस है। क्या है बेटा, पॉजिटिव आयंस है। अरे ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉजिटिव आयंस है, चलो इनको हम ध्यान से देखेंगे, ये पॉजिटिव आयंस है, इनको हम नाम देते हैं। सबसे पहले देखना नाम क्या है इनका, है क्या ये है पॉजिटिव आयन, ठीक है ना, पॉजिटिव आयन। नंबर सेकंड चीज, आयन है, फास्फोरस को देखो ये बॉन्ड्स में फंसा हुआ है, क्या ये पॉजिटिव आयन मोबाइल है, नहीं है, ये इमोबाइल है, ये कहीं भी नहीं जा सकता है क्योंकि ये बॉन्ड्स में फंसा हुआ है। तो एट द सेम टाइम ये इमोबाइल भी है, एट द सेम टाइम ये इमोबाइल भी है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसने इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल में डोनेट किया, अरे दान किया ना इसने, इसने इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल में डोनेट किया। अगर इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल में डोनेट किया तो ये इमोबाइल डोनर पॉजिटिव आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इमोबाइल डोनर पॉजिटिव आयन। इमोबाइल हिल नहीं सकता अपनी जगह से, डोनर डोनेट किया इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में, पॉजिटिव चार्ज उसकी वजह से आ गया तो पॉजिटिव आयन बन गया, राइट बेटा, वेरी नाइस। चलिए आगे, इस वजह से हम इस इंप्यूरिटी लेवल का नाम देते हैं डोनर इंप्यूरिटी लेवल, डोनर इंप्यूरिटी लेवल। कौन सी इंप्यूरिटी लेवल, जिस इंप्यूरिटी लेवल में रहते हैं अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, और वही अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स फ्री होके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, पीछे छोड़ते हैं पॉजिटिव डोनर आयन को। अब बेटा इसमें खाली पॉजिटिव डोनर आयन नहीं है, पॉजिटिव डोनर आयन की वजह से कुछ करंट होगी या नहीं होगी, चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या पॉजिटिव डोनर आयन की वजह से कुछ करंट होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इट्स इमोबाइल। करंट तब होगी जब चार्ज मूव करेगा, ये मूव नहीं करेगा तो इसकी वजह से करंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, इसने जो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में दिया उसकी वजह से करंट में कंट्रीब्यूशन है। तो बेटा इस पूरे क्रिस्टल को देखो, यहां पर हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स है ना वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं। अगर आप क्रिस्टल को देखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मच 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 ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। और बेटे अगर आप याद करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज कैरियर, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज कैरियर, और यहां पर नेगेटिव चार्ज कैरियर ज्यादा है तो हम इसीलिए इसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर।
क्या कहते हैं बेटा? इसीलिए हम इसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और बेटा हमने पढ़ा हुआ है करंट इन ए सेमीकंडक्टर इज बिकॉज ऑफ होल्स प्लस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जब बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स से, तो यहां पर हम क्या क्लियरली लिख सकते हैं कि होल्स की वजह से जो करंट है वो बहुत कम होगी, या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट है वो बहुत ज्यादा होगी होल्स की करंट से। तो जो नेट करंट है सेमीकंडक्टर में वो वही होगी जो करंट ड्यू टू होल्स होगी, और एट द सेम टाइम जो नेट कंडक्टिविटी होगी सेमीकंडक्टर की वो वही होगी जो कंडक्टिविटी होल्स की होगी। आई होप इट्स क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। तो एंड में आपसे एक छोटा सा सवाल, क्या ये एन टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिवली चार्जड है, नेगेटिवली चार्जड है या न्यूट्रल है? पॉज करके आंसर कर दीजिएगा। तो मैं आंसर बता देता हूं, इट इज न्यूट्रल। ये जो पॉजिटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। अब भैया न्यूट्रल क्यों है? यहां पर तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उनकी वजह से तो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। अरे नहीं, गलत सोच रहे हो। इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं उन्होंने पीछे एक पॉजिटिव इमोबाइल डोनर आयन छोड़ा हुआ है, तो उनका चार्ज वही कैंसिल करेंगे, और जितने भी बाकी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं टेंपरेचर की वजह से वो पीछे छोड़ देते हैं होल्स को। सो इन द एंड द एन टाइप सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। होप इट्स क्लियर टू यू। सो दिस कंप्लीट्स आवर एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमने क्या देखा, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम कैसे बनाते हैं, एक प्योर सेमीकंडक्टर को ऐड करते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने की वजह से क्या हो जाता है, वो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन्स और पीछे छोड़ देते हैं इमोबाइल पॉजिटिव डोनर आयंस, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस क्रिस्टल में बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ गए, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ गए तो कंडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो दैट्स हाउ वी कैन यूज एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये इसकी एनर्जी बैंड डायग्राम और ये इसका ब्लॉक डायग्राम। अब जो हमारे पास एक और टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है उसको बेटा हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे है? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, भूलना नहीं। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको ऐड करेंगे हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, इसको ऐड करेंगे ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, और इसकी वजह से जो हमारे पास सेमीकंडक्टर आएगा उसको हम नाम देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। इजी है ना? एक एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता था? जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम डोपिंग करते थे, किसकी वजह से? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग। लेकिन अब जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर ये तब बनेगा जब हम प्योर सेमीकंडक्टर को डोपिंग करेंगे, किससे? ट्राईवैलेंट एटम से, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी से। तो बेटे देखते हैं इसमें, सबसे पहले हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर, तो प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल लेट्स बताएंगे हम। सिलिकॉन है, यहां से एक और सिलिकॉन है, यहां से एक और सिलिकॉन है, चले नीचे से भी एक और सिलिकॉन, सिलिकॉन और सिलिकॉन। ये हमने डिस्कस किया हुआ है लेक्चर नंबर 2 में कि ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह का क्यों होता है। तो बेटे जिसको डाउट है वो लेक्चर नंबर 2 फिर से देखें, जिसका नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है सिलिकॉन एटम्स की कुछ इस तरह से है। ओके, अब बेटे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले भूलना नहीं उस चीज को कि जब ये प्योर सेमीकंडक्टर था तब इसमें टेंपरेचर, रूम टेंपरेचर पे लाने की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स जो हैं जनरेट होते थे। किसकी वजह से? वो होते थे जनरेट बिकॉज ऑफ टेंपरेचर। इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते थे बिकॉज ऑफ टेंपरेचर, राइट? और इस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे वो खाली टेंपरेचर की वजह से जनरेट नहीं होंगे, इंप्योरिटी की वजह से भी कुछ होगा, इंप्योरिटी की वजह से भी कोई चेंज आएगी। तो हम इसमें जो इंप्योरिटी एटम ऐड करते हैं वो इंप्योरिटी एटम है किसका? वो इंप्योरिटी एटम है एल्युमिनियम का, और जो कि है ट्राईवैलेंट, जो कि है ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट होने की वजह से आपको पता है कि ये बॉन्ड बना पाएगा सिर्फ
किनके साथ? 3 नेबरिंग एटम्स के साथ। सिलिकॉन को रिप्लेस किया एल्युमिनियम के एटम ने, लेकिन एल्युमिनियम अब है ट्राइवैलेंट। इसने यहां से एक सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाया, इन्होंने शेयरिंग में यहां से बॉन्ड बनाया और इन्होंने शेयरिंग में यहां से बॉन्ड बनाया। लेकिन यहां पर इस सिलिकॉन के पास तो है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां पर एक होल पैदा हो गया। बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई ना, तो उसी को हम कहते हैं होल्स। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई तो यहां पर होल आ गया। लेकिन बेटे अब क्या होता है, जो इसका नेबरिंग सिलिकॉन एटम होता है वो अपने बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार होता है और इस होल को फिल करने के लिए जाता है। नेबरिंग सिलिकॉन एटम अपने बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको फिल करता है? इस होल को फिल करता है। अरे भैया इसको ये होल फिल करना है, चले करते हैं, लेकिन इसको कितनी एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड में आने के लिए? इसको भी चाहिए एनर्जी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है। और अगर ये जर्मेनियम का होता तब इसको एनर्जी चाहिए थी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की। तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मतलब रूम टेम्परेचर पे आराम से यहां पर एक बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, तो होल किधर क्रिएट होगा? यहां पर छोड़ देगा अपना होल। तो बेटा ये खाली एल्यूमिनियम एक एटम की वजह से नहीं होगा, जितने भी एल्यूमिनियम एटम्स इसमें प्रेजेंट होंगे, जितने भी ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एटम्स इसमें प्रेजेंट होंगे, उस हर एक की वजह से एक एक होल जनरेट होगा। अब वो होल मोबिलिटी दिखाएगा, मूव करेगा, दैट्स द सेकेंडरी केस, लेकिन वो होल एक ही रहेगा। फिर कहां होगा, कैसे होगा, कोई गम नहीं। तो यहां पर जब होल क्रिएट हो गया, इसने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो एल्यूमिनियम पे चढ़ गया नेगेटिव चार्ज। एल्युमिनियम ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ट्राइवैलेंट होने की वजह से इसके पास तो 3 ऑलरेडी थे ना, अब एक एक्स्ट्रा आ गया तो इस पे चढ़ गया नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान देना बेटा, ये पूरी प्रोसेस इसकी। यहां पे होल, कहीं और एल्युमिनियम एटम, वहां पर सिलिकॉन ने डोनेट किया तो वहां पे होल बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो एल्युमिनियम एटम है खुद नेगेटिव चार्ज एक्वायर करके एक नेगेटिव आयन बन रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से आ रहा है और उसकी वजह से पीछे छोड़ रहा है एक होल को। अरे होल हो या इलेक्ट्रॉन हो, होल भी तो एक चार्ज कैरियर है, तो चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो रहे हैं किसकी वजह से? इस एल्युमिनियम इंप्योरिटी की वजह से, इस ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी की वजह से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन वो चार्ज कैरियर्स कौन है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स यानी कि होल्स, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका सबसे पहले इसका देखते हैं ब्लॉक डायग्राम, सॉरी एनर्जी बैंड डायग्राम अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहां पे हमारे पास है वैलेंस बैंड, इसके ऊपर वाला बैंड हमारे पास है कंडक्शन बैंड। अब फिर से नहीं समझाएंगे कि वैलेंस बैंड में कौन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन बैंड में कौन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो ऑलरेडी पता है। अब जो है ना, देखो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है ऑलरेडी, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को देखो, ये एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में आ रहा है, ये एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में आ रहा है, लेकिन इसके लिए इसको चाहिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी। और कितनी एनर्जी चाहिए? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेटा यहां ध्यान से देखिए, ये जो होल छूट गया ना, यहां पे ये जो होल बन गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नहीं बन गया, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से बन गया, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से बन गया। अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से निकल के यहां आने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब जो इस इलेक्ट्रॉन के पास यहां पर एनर्जी होगी वो यहां से ज्यादा होगी। सिंपल बात है ना, कितनी ज्यादा होगी? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा होगी। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन किस में था? बॉन्ड में था। और यहां से देखते हैं कोई कोई इलेक्ट्रॉन, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला गया? कंडक्शन बैंड में, टेंपरेचर की वजह से। और यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में चला गया टेंपरेचर की वजह से। और यह है स्ट्रक्चर। अब लेकिन क्या हो गया? ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी की वजह से क्या हो रहा है बेटा? इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए खाली 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यहां से निकलकर यहां होल छोड़ने के लिए, लेकिन इससे ऊपर एक लेवल में जाने के लिए। तो बेटे मुझे बताओ, ये जब इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, अभी भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, अभी भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी एनर्जी
इससे ज्यादा है क्योंकि इसको थोड़ी सी एनर्जी एक्वायर करनी है इस बॉन्ड में फिट होने के लिए, तो इसकी एनर्जी लाई यहां पे नहीं करेगी, लेकिन यहां भी लाई नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये फ्री नहीं हो रहा है। तो क्या मैं बता सकता हूं इसकी एनर्जी लाई कर रही है जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, कहीं इधर, यानी कि वैलेंस बैंड से इस बैंड में आने के लिए इसको चाहिए खाली 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी। और जब इसको 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी मिल जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाते हैं, यहां आ जाते हैं तो पीछे क्या छोड़ देते हैं? इस इलेक्ट्रॉन की वजह से पीछे होल छूट गया, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से पीछे होल छूट गया, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से पीछे होल छूट गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए? इस लेवल में आ गए। और इस लेवल का हम नाम क्या देते हैं अभी मैं नहीं बताऊंगा, वेट करिएगा। अब ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये यहां आ गया और पीछे छोड़ गए होल्स। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहां पर बहुत सारे होल्स हैं, बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन बहुत सारे होल्स हैं। होल्स आर आल्सो चार्ज कैरियर्स, तो यहां पर नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। होते कि नहीं होते हैं? चले ब्लॉक डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर यहां पे दिक्कत आ रही है तो ब्लॉक डायग्राम आसान कर देगी। दिस इज अवर ब्लॉक डायग्राम। ये हमारी ब्लॉक डायग्राम, इससे पहले हमने एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाई। अब ब्लॉक डायग्राम को स्टडी करोगे आराम से तो देखो, जब एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज, तो दिखाएंगे नेगेटिव। ये हमारे इंप्यूरिटी एटम्स हैं। एक्सेप्ट करना मतलब एक्सेप्टर, राइट? नेगेटिव आयन, तो नाम देते हैं इसको। चार्ज क्या है? नेगेटिव। मूव नहीं कर रहा है, नेगेटिव आयन बन गया, राइट? और एक्सेप्ट कर रहा है तो बन गया एक्सेप्टर। साथ साथ इमोबाइल है क्योंकि बॉन्ड में फंसा हुआ है तो इमोबाइल। तो क्या नाम पड़ गया? इमोबाइल एक्सेप्टर नेगेटिव आयन। किसको? इस ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी को। इसने जब नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया तो क्रिस्टल में क्या छोड़ा? क्रिस्टल में होल को छोड़ा, ऐसे ऐसे। और इस क्रिस्टल में जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो किसकी वजह से जनरेट हो गए? वो हो गए टेम्परेचर की वजह से जनरेट। वो बहुत कम है लेकिन है तो सही। तो बेटा इसकी वजह से जो इस लेवल का नाम पड़ जाएगा, इसका नाम पड़ जाता है एक्सेप्टर, एक्सेप्टर इंप्यूरिटी लेवल। एक्सेप्टर इंप्यूरिटी लेवल पड़ जाता है इसका नाम। ब्लॉक डायग्राम देखिए, फिर से मैं पहले ही डिस्कस कर देता हूं। इसका ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि हर होल के पीछे एक नेगेटिव डोनर आयन है, नेगेटिव एक्सेप्टर आयन है, तो हर होल के चार्ज को ये नेगेटिव आयन खत्म कर देगा। और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हमेशा पेयर्स में जनरेट होते हैं, तो मसला खत्म। अब न्यूट्रल है तो बेटा मुझे बताओ, इस क्रिस्टल को जब आप देखोगे तो ये जो नेगेटिव इमोबाइल आयंस है ना, दे आर नॉट चार्ज कैरियर्स। क्यों? क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने वाले हैं। अगर नहीं जाने वाले हैं, बॉन्ड में फंसे हुए, तो चार्ज कैरियर्स नहीं है। इसमें चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। और यहां पे देखो होल्स बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम। तो क्या मैं लिख सकता हूं? नंबर ऑफ होल्स आर मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और होल्स को ही हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। सिंस पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स आर मोर, hence we write it as p-type semiconductor। इसीलिए इसका नाम पड़ गया p-type semiconductor, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, होल्स बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, राइट? तो बेटा फिर से यहां पर जो नेट करंट होगी वो होगी बिकॉज ऑफ होल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम पीछे किया हुआ है। यहां पर जो नेट कंडक्टिविटी होगी वो भी होगी बिकॉज ऑफ होल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है। ओके, राइट, वेरी नाइस। यहां से एक छोटा सा पॉइंट छूट गया इधर, चलिए उसको बाद में डिस्कस करते हैं। इधर तक क्लियर है बेटा? इसका नेट करंट भी आ गई है, इसकी नेट कंडक्टिविटी भी आ गई, इसका नाम भी आ गया, इसका स्ट्रक्चर भी आ गया, इसका एनर्जी बैंड डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम भी क्लियर हो गया। तो बेटा ये हो गए एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो बच्चा एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बाद हमारे पास आता है एक छोटी सी टर्म जिसको हम कहते हैं मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ क्या कहता है? मास एक्शन लॉ कहता है कि जब थर्मल इक्विलिब्रियम आता है तो इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन इन अ सेमीकंडक्टर इज गिवन बाय नंबर ऑफ होल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू
इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का स्क्वायर। दिस इज मास एक्शन लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस पर्सपेक्टिव से? इसके बगैर कोई भी न्यूमेरिकल हल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? ठीक है ना बेटा? तो यहां पर एक चीज को देखिए, देखिए बेटा, पहले हम सीखते हैं कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर किसके बराबर होती है। अब हमारे पास सेमीकंडक्टर एक नहीं है बल्कि कितने हैं? 3 है। हमारे पास क्या क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसके बाद है एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसके बाद है पी टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन पहले हम सीखेंगे कि जो हम करंट पढ़ते हैं ना, वो होता है बराबर एन ई ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पढ़ा हुआ है आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वेयर एन इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किससे दिखाते? एन से दिखाते। अब बेटे हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो होती है मोबिलिटी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से। और जो हमारे पास जे होता है करंट डेंसिटी, इट्स इक्वल टू आई अपॉन ए। और अगर मैं यहां पे पुट कर दूं वैल्यू तो हमारे पास जे बचेगा एन ई वी डी। और एट द सेम टाइम जे को मैं लिख सकता हूं एन ई वी डी की जगह लगा सकता हूं मैं म्यू इंटू ई। एंड ऑल्सो आई नो दैट current density can be expressed as sigma times E, where sigma is conductivity. इन दो को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये भी इक्वेशन निकल के आएगी। जो सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, वो होता है 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, और वो होती है बराबर एन ई म्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटे चलिए आगे। सबसे पहले हमारे पास है प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स इक्वल्स टू इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ओके, तो प्योर सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर इक्वल्स टू, अब एन इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ई इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोबिलिटी ऑफ होल्स। दोनों की मोबिलिटी यहां पे आएगी, राइट बेटा? मोबिलिटी यहां पर दोनों की इंक्लूड हो जाएगी। कब? जब हम इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसके बाद हमारे पास आ गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब आ गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स से। ठीक है ना? तो यहां पर जो कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी यहां से निकाल सकते हैं 1 अपॉन रो, कोई मसला नहीं। कंडक्टिविटी 1 अपॉन रो वो होगी बराबर इसके हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। यहां पर होल्स की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने दिखाया हुआ था कि कंडक्टिविटी इज मेनली बिकॉज ऑफ होल्स। एट द सेम टाइम जो हमारे पास एंड में बचा उसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। और यहां पर जो कंडक्टिविटी आएगी वो आएगी नंबर ऑफ होल्स मल्टीप्लाइड बाई ई मल्टीप्लाइड बाई मोबिलिटी ऑफ होल्स, चार्ज ऑफ होल्स इनटू मोबिलिटी ऑफ होल्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस कंक्लूड्स आवर टॉपिक्स एंड नाउ वी विल फोकस ऑन फ्यू क्वेश्चंस। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन, a p-type semiconductor has acceptor levels 57 milli electron volts above the valence band. What's the maximum wavelength of the light required to create a hole in this semiconductor? पहले क्वेश्चन को बहुत आराम से समझते हैं और हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बेटा ये जो है ना, इट्स अ p-type सेमीकंडक्टर। इंफॉर्मेशन दी हुई है, कौन सा वाला है? p-type सेमीकंडक्टर। तो बेटा सबसे पहले सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए यहां पर डायग्राम, जिसको हम कहते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। अब देखिएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर की जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, कंडक्शन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से जस्ट अबो यहां पर एक लेवल आती है,
जिसका हम नाम देते हैं एक्सेप्टर इंप्यूरिटी लेवल या एक्सेप्टर लेवल। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर इंप्यूरिटी लेवल है 57 मेगा इलेक्ट्रॉन मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो यहां से यहां तक जो एनर्जी चाहिए दैट्स 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से निकलकर इस इंप्यूरिटी लेवल में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। Above the valence band, what's the maximum wavelength of the light required to create a hole in this semiconductor? अब पूछा जा रहा है कि हम टेम्परेचर की वजह से इसको ऊपर नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं कि हम इस पे लाइट को इंस्टेंट करें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। फोटोन जब इसको हिट करेगा तो फोटोन इसको रिप्लेस करेगा, उस फोटोन के पास वो अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा। तो उस फोटोन के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए या उसके पास कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए सच दैट अगर वो फोटोन इसको स्ट्राइक करे, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए? इंप्यूरिटी लेवल में जाना चाहिए, राइट? तो क्या हम सिंपल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, उसके पास इतनी एनर्जी होना बहुत जरूरी है। जब तक एनर्जी ऑफ फोटोन 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स नहीं होगी तब तक ये इलेक्ट्रॉन इस एक्सेप्टर इंप्यूरिटी लेवल में नहीं जाने वाला। तो बेटे देखिए, बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है, इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन एट सी बाई लैम्डा। अब हम क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दी हुई है एनर्जी 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12400 अपॉन लैम्डा इज इन एंगस्ट्रॉम, और ये जो एनर्जी है टोटल ये मिलेगी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो बेटे मैंने बोला 12400 अपॉन लैम्डा विच इज इन एंगस्ट्रॉम शुड बी इक्वल टू 57 मिली का मतलब 10 टू द पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहां से लैम्डा का वैल्यू निकल के आएगा 27 समथिंग, आई डोंट नो राइट नाउ द आंसर बट यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर। तो जो लैम्डा का वैल्यू होगा याद रखिएगा दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा जिस पर ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके एक्सेप्टर इंप्यूरिटी लेवल में चला जाएगा। क्यों मैक्सिमम वैल्यू होगा? क्योंकि एनर्जी, आप यहां पे देखोगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब वेवलेंथ जो है ना जितनी ज्यादा होगी उतनी एनर्जी कम होगी। वो जो लैम्डा का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा क्योंकि उससे कम लैम्डा पे एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और उससे ज्यादा जितना भी लैम्डा होगा एनर्जी हो जाएगी कम, लेस देन 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल के इस एक्सेप्टर इंप्यूरिटी लेवल में नहीं आ सकते। दैट्स व्हाई इट्स द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा, राइट? बाकी सारे लैम्डा की वैल्यूज इससे कम होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां आ जाए। तो इस मैक्सिमम वैल्यू पे फोटोन की एनर्जी, आने वाले फोटोन की एनर्जी बिल्कुल 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर होगी, तभी ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। आई होप इट्स क्लियर। Let's move to the next question. Pure silicon at 300 Kelvin has equal electron and hole concentration. हमारे पास प्योर सिलिकॉन है और इसको हमने लिया है 300 केल्विन टेम्परेचर पे। अब इसने बोला है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन इक्वल है, किसके बराबर है? तो हम बोलेंगे Ni इक्वल्स टू Ne इक्वल्स टू NH, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर है तो कितना है वो 1.5 इंटू 10 to the power 16 per meter cube, क्योंकि कंसंट्रेशन होती है। डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस NH टू दिस कैलकुलेट Ne इन द डोप्ड सेमीकंडक्टर। जब हमने इसको डोपिंग की इंडियम से तो नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हो गए, तो इंडियम क्या है? इट्स गोइंग टू बी द ट्राइवैलेंट एटम। तो नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हो गए डोपिंग की वजह से, कितने बन गए? नंबर ऑफ होल्स अब आ गए 3 इंटू 10 टू द पावर 22, दैट्स द होल कंसंट्रेशन। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। सिंपल, एट थर्मल इक्विलिब्रियम वी विल यूज मास एक्शन लॉ, Ne इक्वल्स टू Ne NH इक्वल्स टू Ni स्क्वायर, सॉरी दिस इज द मास एक्शन लॉ। अब आपको पता है हमें क्या निकालना है? अब Ne निकालना है, ठीक है ना? तो Ne किसके बराबर आएगा? Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ होल्स इन द इम्प्योर सेमीकंडक्टर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ni कितना दिया हुआ है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ होल्स कितने बन गए? 3 इंटू
10 to the power 22. While solving this, you will get the value of number of electrons in the pure semiconductor. तो बेटे यहां पर हमने कंक्लूड किया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पी टाइप सेमीकंडक्टर को भी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को भी, उसके साथ हमने थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी देखे. आई होप इट्स क्लियर टू यू. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.